मैं हनुमंत सिंह जितावत सह आचार्य कृषि अर्थशास्त्र बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा PSCG ऑनर्स पार्ट सेकंड में चलने वाले विषय कृषि वित्त व सहकारिता। इस विषय के अंतर्गत जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था सहकारी खेती के बारे में, आज मैं उसी संदर्भ में आगे बात करता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सहकारी खेती 4 प्रकार की हो सकती है। पहला बताया था मैंने आपको संयुक्त सहकारी खेती समितियाँ, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग सोसाइटीज़। दूसरा मैंने बताया था आपको उत्तम खेती समितियाँ, बेटर फार्मिंग सोसाइटीज़। तीसरा मैंने आपको बताया था सामूहिक सहकारी खेती समितियाँ, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग सोसाइटीज़। और चौथा इस संदर्भ में जो आता है रैयत या पट्टेदार सहकारी खेती समितियाँ, कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग सोसाइटीज़। देखिए, 2 प्रकार की समितियों के बारे में जिसके अंतर्गत सहकारी खेती की जाती है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आज अपन तीसरा प्रकार सामूहिक सहकारी खेती समिति की बात करते हैं। इसको इंग्लिश में कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग सोसाइटी कहते हैं। इस प्रकार की सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का स्वामित्व व कृषि दोनों सामूहिक होते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत सदस्य अपनी भूमि समिति के नाम कर देते हैं। उत्पादन के समस्त साधनों पर समिति का स्वामित्व होता है, जो सामूहिक रूप से अपनी भूमि पर खेती करते हैं। इस प्रणाली में श्रम का स्थान महत्वपूर्ण होता है। भूमि के साथ ही साथ सदस्य अपनी श्रम शक्ति भी समिति को सौंप देते हैं तथा उसके बदले मजदूरी प्राप्त करते हैं। वर्ष के अंत में सदस्यों को उनके द्वारा प्राप्त की गई मजदूरी की मात्रा के अनुपात में लाभांश मिल जाता है। मजदूरी की मात्रा में लाभांश इसलिए मिलता है क्योंकि भूमि सदस्य के नाम नहीं होती है। सामूहिक खेती एक बड़े पैमाने की खेती होती है। इसके अंतर्गत महंगे व आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कृषि बड़े पैमाने पर होने के कारण भूस्वामियों को बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त होते हैं। चौथे प्रकार की समिति जिसका नाम है रैयत व पट्टेदार सहकारी खेती समितियाँ, इंग्लिश में अपन इसको कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग सोसाइटीज़ कहते हैं। इन समितियों का स्वामित्व सामूहिक होता है, किंतु कृषि कार्य व्यक्तिगत आधार पर किया जाता है। सहकारिता के स्वरूप के अंतर्गत सहकारी समिति दीर्घावधि के लिए भूमि सरकार या किसी बड़े भूस्वामी से पट्टे या लगान पर ले ली जाती है और फिर इस भूमि को छोटी छोटी जोतें बनाकर सदस्यों को पट्टे पर दे देती है। ये सदस्य लगानदार या पट्टेदार कहलाते हैं। भूमि को समिति द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार बोया व जोता जाता है, परंतु वास्तविक कार्यभार सदस्यों पर ही छोड़ दिया जाता है। सहकारी समिति सदस्यों को ऋण, बीज, खाद, यंत्र, औजार आदि उपलब्ध करवाती है तथा उपज के विपणन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। समिति द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाना या न उठाना सदस्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रत्येक सदस्य अपनी जोत के लिए समिति को एक निश्चित लगान देता है। सदस्यों द्वारा दिए गए लगान के अनुपात में लाभांश का वितरण किया जाता है। भूमिपति या राज्य को
लगान समिति सामूहिक रूप से देती है, क्योंकि भूमि समिति के नाम होती है। प्रत्येक सदस्य अपनी उपज का हकदार होता है और लाभ का कुछ अंश समिति के संपत्ति कोष में डालकर शेष खुद रख लेता है। अब बात करते हैं 4 प्रकार की सहकारी समितियां, जिसके बारे में अपन ने बात की है, जिसके तहत सहकारी खेती की जाती है। अब बहुत से व्यक्तियों ने, बहुत से लोगों ने, बहुत से विद्वानों ने सहकारी कृषि को के अपनाने के विपक्ष में भी तर्क दिए हैं। ये तर्क इस प्रकार से हैं। पहला, लघु कृषकों के फार्म पर बड़े कृषकों के फार्म की अपेक्षा भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन अधिक होता है। अतः ऐसी धारणा है कि सहकारी कृषि अपनाने से उत्पादन कम हो जाएगा। देखिए, यह बात जो इन्होंने कही है वो ये कहा है कि जिनके पास में जोत भले ही कम हो, लेकिन सघन कृषि के द्वारा वह प्रति इकाई भूमि से अधिक उत्पादन कर लेते हैं, क्योंकि प्रबंध अच्छा होना। जबकि जो बड़े खंड के मालिक हैं, बड़े ज़मीन के मालिक हैं, वो ज़मीन के विस्तार पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। इससे जितनी मात्रा में प्रति इकाई छोटे किसान उत्पादन ले सकते हैं, उतने बड़े नहीं ले सकते। इसलिए इन्होंने सहकारिता के आधार पर जब छोटे छोटे किसान मिलकर खेती करते हैं, उसको कम लाभदायक बताया है। इसीलिए उन्होंने ये बात कही है कि लघु कृषकों के फार्म पर बड़े कृषकों के फार्म की अपेक्षा भूमि की प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन अधिक होता है। दूसरी बात उन्होंने इसके विपक्ष में जो तर्क दिया है वह इस प्रकार से है। भारतीय कृषक व्यवसाय में व्यक्तिवादी होते हैं, अतः जब वे सामूहिक रूप से कार्य करते हैं तो कार्य के प्रति उदासीनता हो जाती है। देखिए, यह बात जो इन्होंने की है, यह व्यक्ति के मूलभूत स्वभाव के आधार पर की है। अपन जानते हैं कि मनुष्य स्वार्थी होता है। वह अपने हित के लिए तो बहुत मेहनत कर लेता है, बहुत अच्छी तरह से देख रेख कर लेता है, और वही जब हित सामूहिक रूप से सामने आता है तो उतना सक्रिय होकर काम नहीं करता है जितना वह अपने स्वयं के लिए यह कार्य करता है। तो उन्होंने कहा है कि जब सामूहिक रूप से यही व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वह कार्य के प्रति उदासीन हो जाता है। इससे लाभ जो व्यक्तिगत हित के समय मिलता है वह नहीं मिल पाता है। तीसरी बात सहकारी खेती के विरोध में जो इन्होंने कही है वह है कि सहकारी फार्मों पर बड़ी मशीनों एवं उन्नत औजारों के उपयोग से देश में बेरोजगारी की समस्या को बढ़ावा मिलेगा। इन्होंने यह तर्क दिया है कि देखिए, जनसंख्या देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, विशेषकर भारत जैसे देश में, और उनकी आजीविका का मूल साधन खेती ही है। यदि ऐसी स्थिति में छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर यदि सहकारी रूप से, जहाँ पर बड़ी मशीनें काम कर रही है, उनसे यदि खेती का कार्य कर रहे हैं तो ये सभी लोग जो खेती पर निर्भर हैं वह बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन यह इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब अर्थव्यवस्था के दूसरे खंड है, जैसे उद्योग व सर्विस क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, यदि इनका विकास ज़्यादा हो तो जो खेती से रिप्लेस हटे हुए जो लोग हैं उनको उनमें रोजगार मिल सके। तो लेकिन यह एक सहकारी खेती की आलोचना का एक बिंदु है कि यदि मशीनीकरण करेंगे, भूमि के खंडों को बढ़ाकर बड़ी मशीनों को काम में लेंगे तो मशीनें कई गुना
श्रमिकों को रिप्लेस कर देगी और देश में बेरोजगारी आ जाएगी। अतः सहकारी खेती नहीं करनी चाहिए, जैसा इन्होंने तर्क दिया है। चौथी बात आलोचना में इन्होंने जो की है वह है सहकारी कृषि में कृषकों को प्रबंध एवं उद्यमों के चुनाव की वैयक्तिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। देखिए, बहुत से लोगों को किसी विशेष कार्य या विशेष उद्यम से ज़्यादा लगाव होता है, और यदि वह उद्यम लिए जाएं तो वो लोग बहुत तन्मयता से काम करते हैं। लेकिन यदि सामूहिक खेती यदि वह कर रहे हैं सहकारिता के रूप में, तो यहाँ पर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती। यहाँ पर सामूहिक इच्छा काम में आएगी, जो समूह चाहेगा वह होगा। ऐसी स्थिति में इन्होंने ये तर्क दिया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सहकारी खेती में समाप्त हो जाती है। पांचवी बात इन्होंने आलोचना में जो कही है वह है कृषकों को भूमि का स्वामित्व छिन जाने की आशंका बनी रहती है। देखिए, सहकारी खेती का बहुत प्रचार प्रसार किया गया। कारण मुख्य रूप से यही था कि आज़ादी के बाद किसानों की दयनीय स्थिति व समाज का हित यह था कि खेती में आत्मनिर्भर हो जाए समाज। तो किसानों के विकास के लिए अनेक प्रयास किए गए। किसानों की जो मूलभूत समस्याएं, छोटे छोटे भूखंड होना, अशिक्षा होना, गरीबी होना, कम पैसा होना, इन सब बातों के कारण प्रयास बहुत किए गए, लेकिन फिर भी सभी जगह, विशेषकर भारत में, भूमि के मालिक किसान के रूप में उनको अपनी भूमि से बहुत लगाव हो जाता है। वो ये कभी नहीं चाहते कि सहकारिता के अंतर्गत वह अपनी भूमि को किसी समूह या किसी सहकारिता समिति के अधीन में दे। उनको ये लगता है कि अभी तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा लाभ देंगे और उसके बाद में यह मेरी भूमि हमेशा के लिए मेरे से दूर हो जाएगी। अतः वह सहकारिता में भाग लेने से बचते हैं, भूमि का लगाव बहुत ज़्यादा होने के कारण। तो यह बात सही है। यह कुछ बिंदु इन लोगों ने सहकारिता के विपक्ष में रखे हैं, लेकिन अपन जैसा बात कर चुके हैं कि सहकारिता एक स्वैच्छिक संगठन है और स्वयं के हित और सामूहिक हित के लिए काम करता है। यदि विकास करना चाहते हैं तो सहकारिता को सफल होना होगा, ऐसा जैसा कि पंचवर्षीय योजना के समय किसी विद्वान ने भी कहा है। अतः सहकारी कृषि के विकास के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। वह सुझाव कौन कौन से हैं इसकी बात करते हैं। देखिए, पहला सुझाव यह है कि कृषकों में सहकारिता की भावना जागृत करने के लिए सर्वप्रथम उन्हें सहकारी उन्नत कृषि अपनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे उनमें व्याप्त भूमि के छिन जाने की आशंका समाप्त हो सके। देखिए, सहकारिता में भाग लेने के लिए किसानों को एकदम दबाव नहीं डालना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे प्रोत्साहित करना चाहिए। धीरे धीरे प्रोत्साहन से उनके बीच में जो भ्रांतियाँ मन में हैं वह दूर हो जाएगी और स्वेच्छा से वह सहकारिता के अंतर्गत काम करना शुरू करेंगे और अपना हित कर सकेंगे। दूसरी बात, सहकारी कृषि के विकास के लिए जो सुझाव दिया गया है वह इस प्रकार से है। सहकारी कृषि से प्राप्त होने वाले लाभों से कृषकों को अवगत कराने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाने चाहिए। देखिए, लोगों के बीच में सहकारिता के बारे में जो भ्रांति हैं उनको दूर करना और उनके लाभों से अवगत कराने के लिए व्यावहारिक रूप से जगह जगह सहकारी फार्म स्थापित करें और उनको बताएं वहाँ ले जाकर कि देखिए किस प्रकार से सहकारिता के अंतर्गत कार्य करने से किसान की कौन कौन सी समस्याएं हल हो सकती है, किस प्रकार से विपणन में उनको लाभ हो सकता है और किस प्रकार से अपनी उपज है उससे उसका उचित लाभ प्राप्त कर सकेंगे। न केवल उपज का विपणन बल्कि उनको आवश्यकता की चीज़ें वह भी सहकारी समिति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात जो विकास के लिए सुझाव दिया है सहकारिता के, वह है
देश में सहकार शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। देखिए, जितनी बातें सहकार शिक्षा के बारे में की गई, उतना विस्तार अभी भारत के अंदर नहीं हुआ है। इसके लिए प्रयास ये होना चाहिए कि देश में सहकार शिक्षा का विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे लोगों के बीच में सहकारिता की भावना जागृत हो, लोगों के बीच में सहकारिता की भावना जागृत होनी चाहिए। जैसा सहकारी कर्मचारियों को, सहकारी समिति से जुड़े हुए लोगों को, आम किसानों को सहकारी शिक्षा से अवगत कराना चाहिए सहकारिता के लाभों के बारे में। चौथी बात जो सुझाव में दी है वह है कृषकों में भूमि के प्रति लगाव को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम नई भूमि पर ही सहकारी कृषि की जानी चाहिए। धीरे धीरे कृषकों की भूमि को सहकारी कृषि में लेना चाहिए। यह बात भारत में सहकारिता के विकास के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। अब बात करते हैं सहकारी कृषि जो विदेशों में किस प्रकार से सहकारिता के अंतर्गत खेती की जा रही है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मोसाव का ले सकते हैं। क्या है, देखिए, इजराइल में कृषि की व्यवस्था मुख्यतः सहकारी प्रणाली की है और कुल कृषि उत्पादन का 3/4 भाग सहकारी ग्रामों से प्राप्त होता है। सहकारी ग्राम एकाधिक प्रकार के होते हैं। ग्राम के सभी व्यक्ति खेतों एवं बगीचों में सामूहिक रूप से श्रम करके कृषि उत्पादन करते हैं। उनके द्वारा किए गए श्रम के फलस्वरूप उन्हें जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। रहने के लिए उनके मकान पृथक पृथक होते हैं, जबकि भोजन कक्ष आदि सामूहिक केंद्रों के होते हैं। धन्यवाद।